आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का जॉली विद यू सीरीज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जवाहरलाल जैन, जो सुप्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और पूरा जीवन शिक्षक के रूप में व्यतीत हुआ है। उनसे हम जानेंगे कि शिक्षक के रूप में उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की छात्रों से, और जो नई जनरेशन है उनको वो अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिससे नए लोग इस देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में और परिवार की प्रगति में किस तरह योगदान कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन जी से वार्तालाप अब शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका जन्म किस शहर में हुआ था? आगरा में हुआ था और 1938 में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं आगरा में ही हुई? आगरा में ही, क्योंकि मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि आगरा में हर तरह की सुविधा मौजूद थी और यहाँ पर हर तरह की एजुकेशन थी, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगरा तो शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी स्थान रखता है पूरे देश में। बिल्कुल। और नॉर्थ इंडिया में ये कहा जाता था कि दिल्ली के बाद में आगरा ही बेस्ट सेंटर था इन माई टाइम्स, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो आपको बचपन में स्कूल याद है? किस स्कूल में आप पढ़ते थे? हाँ, मैं 3 स्कूल में पढ़ा हूँ, कुल मिला के 3 स्कूल में, और तीनों का नाम बदल गया अब। इंसिडेंटली मैं जहाँ पढ़ा वह ब्रह्मा हायर सेकेंडरी स्कूल था, और 9th क्लास जब मैं आया तो 9th क्लास खुल गई, 10th आया तो 10th खुल गई, तो मैं पहले बैच का स्टूडेंट था। और अब उसका नाम मैं MP इंटर कॉलेज हो गया, मर्ज परिश्रम इंटर कॉलेज। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपकी वजह से स्कूल को हमने नई नई क्लासेस ऐड करते गए, जैसे जैसे मतलब वो स्कूल आपको छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, और ये लगा कि उसके बाद ये था कि इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में हुआ मतलब हुआ करते थे। मेरे टाइम में इंटर कॉलेज अलग से नहीं होते थे। अच्छा, हाई स्कूल इंटर क्लास BSc MSc सब डिग्री कॉलेज में हुआ करते थे। अच्छा, तो मैं फिर वहाँ चला गया BR कॉलेज, पूरा नाम था बलवंत राजपूत कॉलेज, और क्या हुआ उसका नाम भी बदल गया, क्योंकि जात के नाम पर कॉलेज का नाम नहीं रख सकते। अच्छा, तो वो बदल गया, तो नाम पर हो गया राजपूत वाट हटाना था, तो राजा बलवंत सिंह ने खुलवाया था, तो नाम हो गया राजा बलवंत सिंह से नाम हो गया राजा बलवंत सिंह कॉलेज, RBS कॉलेज। अच्छा, राजपूत वाट हटाना था। अच्छा, क्योंकि कोई कॉलेज कितना में समृद्ध हो, बिना कॉलेज के एड के चलता नहीं है। तो 80% गवर्नमेंट देती है, टोटल खर्च के 80%, तो 20% आता है फीस से, उससे काम हो नहीं पाता। तो जस्ट टू ऑब्टेन दैट 80% पार्ट, हर कॉलेज ये होता था कि जात के नाम हटना है। अच्छा, अच्छा, इसलिए राजा बलवंत सिंह कॉलेज नाम कर दिया RBSC, पहले नाम था BR कॉलेज। मतलब जाति व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर स्कूल कॉलेज के नाम चेंज करते थे। तो वहाँ पढ़ा, उसके बाद में फिर वहाँ से इंटर किया, BSc किया, MSc किया, और रिसर्च का काम भी वहीं शुरू कर दिया। और इस बीच में नेट यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन किया। पहले तो वो कॉलेज ही मतलब मेरठ के अंदर में था। अच्छा, हाँ, और मैं 65 में ज्वाइन किया आगरा यूनिवर्सिटी। 1965 में आगरा यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो उस समय तो आगरा यूनिवर्सिटी का एरिया बहुत दूर था। इट वॉज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ
of affiliate university. अच्छा, Affiliate was the largest having 175 colleges. और ये ग्वालियर तक, जहाँ ग्वालियर झांसी तब मतलब इसी कॉलेज, अच्छा, इसी ज्यूरिसडिक्शन इतना बड़ा था इसका। हाँ, और it had 179 colleges affiliated. ओ 179. So it was the biggest university not of India but whole of Asia. ओ एशिया की बड़ी बिगेस्ट, यूनिवर्सिटी थी। एशिया बिगेस्ट यूनिवर्सिटी थी। तो मैं जब ज्वाइन किया सहारनपुर 1965 में, तब मेरा कॉलेज भी इसी से रिलेटेड था, आगरा यूनिवर्सिटी से। बाद में जाकर 2 साल बाद में मेरठ यूनिवर्सिटी बनी 65 में, तब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया फरमान। अच्छा, उससे पहले तो आगरा यूनिवर्सिटी थी, तो मैं ज्वाइन, तो मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो वो नाम भी बदल गया। तो बाई चांस की बात है, तीनों कॉलेज का नाम बदल गया। हाँ, MP इंटर कॉलेज हो गया ब्रह्मा हायर सेकेंडरी स्कूल से, फिर मेरे कॉलेज का नाम RBS हो गया BR कॉलेज से, और यूनिवर्सिटी का नाम भी आगरा यूनिवर्सिटी के जगह CCS यूनिवर्सिटी। आप तो टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, और तो क्या कोई ऐसा वाक़या है जो आपके टीचर ने कभी आपको प्रभावित किया हो, तो उसको देख के आपने सोचा हो कि मैं भी टीचर बनूंगा? ऐसा कोई टीचर रहा आपके जीवन में? हाँ, मैं तो शुरू से याद है था, वन लाइन अप्रोच थी, मुझे टीचर ही बनना है। अच्छा, शुरू से आपने सोच रखा हाँ, था। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब किताब आती थी ना कोई भी, तो मैं सबसे पहले ऑथर देखता था, ऑथर का क्या नाम है, क्या डिग्री है, शुरू से आते थे। तो मतलब उससे ये पता लग जाता है थोड़ा बहुत कि भाई ऑथर किस स्टैंडर्ड का है। तो वो हमेशा से रहा दिमाग में। मतलब आपका मतलब था कि ऑथर को देख के आपको लगता था कि इस किताब को पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? ना पढ़ूँ, मतलब ये भी डिसीजन आप ऑथर को देख के ही लेते थे? हाँ, और मुझे ऑथर के बारे में मैं पहले मतलब किताब नहीं पढ़ लेता था, पहले ऑथर देखता था और प्रीफेस वो जो पढ़ता था। अच्छा, प्रीफेस जो पढ़ता था हाँ। ऑथर ने क्यों किताब लिखी है, तो उससे बहुत सारी बात पता लग जाती है कि क्यों 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 लिखा है, और ऑथर का अपना वर्क भी मतलब मालूम पड़ जाता था क्या क्या है क्या नहीं है उसमें, यही पता लग जाता था। तो आपका प्रिय विषय तो बॉटनी रहा, बॉटनी में ही आपने किताबें लिखी हैं। हाँ, तो ऐसा बचपन से सोच रहे थे कि आप बॉटनी ही पढ़ेंगे या किसी और लाइन का भी ऑप्शन था? ऐसा हुआ कि 9th क्लास में हमारे टीचर थे भार्गव, तो उन्होंने क्या किया कि 9th क्लास में जैसे ही साइंस खुल गई ना, तो बच्चे माँ के जब ज़्यादा जान रहे, तो उन्होंने क्या किया, पहले उनको अटेंडेंस लेके छोड़ दिया, अटेंडेंस लेके छोड़ दिया। अच्छा, और दूसरे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया, और मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर था सेल। उस समय मेरे टाइम में भी करीबन 30-40 कंपोनेंट हुआ करते सेल के अंदर, अब तो 1000 कंपोनेंट है। तो उन्होंने वो डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उससे उन्होंने ये देखा कि बच्चे इनसे नहीं लिया, तो जो बच्चे इस समय साइंस नहीं पढ़नी, मेहनत नहीं करनी, वो छोड़ नेक्स्ट डे आ ही नहीं पाए। मतलब पर्पज ये था डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ाने का कि जो सीरियस ना हो स्टूडेंट, हाँ। वो डिस्करेज हो जाए और छोड़ जाए। और वही हुआ कि जब भार्गव साहब नेक्स्ट क्लास में आए, तो बोले कि मुश्किल से 30-35 बच्चे थे, तो उन्होंने हंस के ये भी कहा कि अब मेरा पर्पज सॉल्व हो गया। मतलब वो भी सीरियस थे कि मैं उन्हीं सीरियस स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ हाँ, जो वास्तव में इसको पढ़ना चाहते हाँ, तो उन्होंने पहले ये किया कि हथौड़ा मार दिया कि मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ले लिया, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे सेल के अंदर होते हैं। तो उस समय तक 35-40 कंपोनेंट थे, तो वो सबको पढ़ाया उन्होंने। और नेक्स्ट ईयर क्या बोलते हैं, अब मेरा पर्पज सॉल्व हो गया, अब मैं ढंग से पढ़ाऊँगा। हाँ, फिर उन्होंने चैप्टर 1 से पढ़ाना शुरू किया।
तो आपके जीवन में उन टीचर ने बड़ा प्रभाव छोड़ा। हाँ बिल्कुल। भार्गव सर ने। हाँ भार्गव साहब थे, और मुझे अब तक शक्ल पर याद है। और ही हिमसेल्फ वाज बीएससी। अच्छा, पहले ऐसा कोई नहीं था, बीएससी पढ़ा लिया मतलब करते। बीएससी तक ही वो इतने ज्ञानी पुरुष हो गए थे कि मतलब बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते थे सब्जेक्ट। हाँ, और मतलब हमारे प्रिंसिपल थे वो भी बहुत एक्टिव थे। बाद में वो जो है म्यूनिसिपल कॉलेज है यहाँ पर काजिन में, वहाँ के प्रिंसिपल हो गए थे। तो क्या हुआ, मैं जो है अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने पहुँच गया उनको। तो मैं पैरवेश हुए, मैंने सर आपको शादी में आना है। तो बोले कि बेटे अब मैं उम्र तो मेरी 80 से ऊपर हो गई है, अब बड़ा मुश्किल है। और बोले कि बेटे आ जाएगा तो जरूर आऊँगा। बेटा उनका डीएस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर था। डीएस कॉलेज कहाँ? अलीगढ़। अलीगढ़। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा मैं लेने आ जाऊँगा, छोड़ने आ जाऊँगा। बोले नहीं आप मत आना, आपको बहुत बिजी होंगे उस दिन, काम वाम बहुत होता है, आप मत आइए, मैं खुद ही आ जाऊँगा। पर आ नहीं पाएगा। हाँ। उन्होंने बड़ा प्रभावित किया। तो कोई आपके जैसे टीचिंग की लाइन में कभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी रहा जो आज तक अभी तक आपको याद है कि भाई उसने ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मुझे खुद किताब रेफर करनी पड़ गई? एक तो पहले मैं शैतानी वाले बताता हूँ। क्या हुआ, एक लड़का लेट आया करता था क्लास में, लेट। मैं लेट को अलाउ नहीं करता था, कभी नहीं किया मैंने लाइफ में, कभी अलाउ नहीं किया लेट। मेरे लिए तो 5 मिनट 5, मैं उसमें 5 मिनट के एक मिनट की वेट नहीं कर सकता, ये मैं नेचर रहा है। तो क्या हुआ कि वो क्लास में लेट आया, तो मैंने कहा बेटा लेट आई तो अंदर नहीं आओगे। 1 मिनट खड़ा, फिर अपना मतलब बाहर चला गया। फिर क्या हुआ, दूसरे फिर लेट आया। अच्छा। तो मैंने फिर भगा दिया। उससे भी क्या, फिर थर्ड डे लेट आया। तो मुझे नाम भी याद है, लेकिन नाम क्या लूँ अब। तो क्या हुआ, वो इतना शैतान था कि कॉलेज में ट्रैक्टर लेके आया करता था। अच्छा। और ट्रैक्टर को प्रिंसिपल के ऑफिस लाके मैं खड़ा करता था। अच्छा, मैं जब था वो बीएससी पार्ट में था, तो बस 2 साल की बीएससी हुआ करती थी मेरे टाइम में, बाद में 3 की हो गई। तो वो दूसरे साल में था और मैंने उस साथ ज्वाइन किया था। तो हिस्ट्री में बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब वो थर्ड टाइम लेट आया तो मैंने कहा आज क्यों लेट हो गए। तो बोलता आज तो खास बात है। मैंने क्या खास बात है? बोले कि मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। तो मैंने कहा ये कैसे? मैंने बताना तो पड़ेगा। तो कहता है गुरु जी कहने की बहुत रिवाज है। अच्छा। तो गुरु जी थारी बहू के बच्चा हुआ है। अच्छा। और तो कुछ बच्चा अच्छा नहीं हुआ, तो झूठ बोल रहा। ये तो जरूर था कि शादी तो हुई थी, लेकिन बच्चा अच्छा नहीं हुआ था। कुछ बच्चे तो मुझसे एज में बड़े थे। अच्छा। हाँ। जब आप टीचिंग कर रहे थे तो कुछ बच्चे आपसे भी बड़े थे? हाँ, मैं 26 साल में गया था, 25-26 साल में 27 साल के एक था लगा। अच्छा। एक ये भी था जिसका किस्सा बता रहा हूँ। और भी 2 बच्चे थे इस तरह के, बहुत होते थे इस तरह के। तो मैंने उसे उस दिन अलाउ नहीं किया। अच्छा। मुझे पता झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है और बहानेबाजी कर रहा है। बने के लिए उसमें क्या हुआ, मैंने बच्चों को मतलब निकाल दिया 21 दिन के लिए। ऑलरेडी इसका मतलब बातचीत करता रहता था, 21 दिन के लिए निकाल दिया। तो क्या हुआ कि जैसे निकालने का कहा मैंने, 1 घंटे क्लास होती थी इन दोनों में, 1 घंटे बाद 2 लड़का मेरे पास आ गया। बोला अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अच्छा मुझे अलाउ कर दीजिए। मैंने उसे
मैंने ठीक है नेक्स्ट क्लास में आ जाना, हमारा एम ये थोड़ी बच्चे नुकसान हो। हाँ उनने माफ़ी मांग दी, मैंने अलाउ कर दिया। हुआ क्या कि नेक्स्ट डे उसने स्वेच करना शुरू कर दिया कि 10 साल तो मुझे डर गए तो मुझे क्लास में अलाउ कर देंगे आज। अच्छा। और जो मैं उससे मतलब पहले कह चुका था ठीक है हम गलती मान ली तो आ जाना क्लास में, और जो कि मैंने कहा था 21 दिन के लिए निकालना है, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया। तो क्या हुआ कि जब देखा वो क्लास में मौजूद है तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा भी लिया। उसके बाद में एक लड़का और था जिनके मकान में मैं रहता था। अच्छा। तो मुझे भाई साहब बोलता था तो वो बोला कि आज तो उसने ये करना शुरू कर दिया कि डरता तो मुझे डर गए। अच्छा। हाँ, और बोली कि मुझे आज मतलब क्लास में अलाउ भी करेंगे, और मैं बच्चों से कह चुका था अलाउ नहीं करेंगे 21 दिन के लिए। तो उसको मुझे सीख ये मिली कि मैं फिर ये होता था, मैं निकालता था तो बच्चों से कहता था अब वहाँ पे जाके क्लास में माफ़ी मांगना तब अलाउ करूँगा। हाँ, मतलब अलग अलग तरीके की लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, मतलब उसे कहना शुरू कर दिया कि डरता मुझसे डर रही हैं, और तो मैं आज क्लास में आऊँगा और मुझे कुछ कहेंगे नहीं। मतलब पहले तो हम समझते थे कि आज के स्टूडेंट ही इस तरह की करते हैं बदमाशियाँ या चालाकी। पहले भी ऐसे स्टूडेंट्स रहते थे। हाँ, और झूठी बहुत, और हॉर्न बजाया करता था जब ट्रैक्टर लेके आता था। हाँ। अभी हम जारी रखेंगे डॉक्टर जवाहरलाल जैन जी से वार्ता, और आपको अभी डॉक्टर साहब के और जीवन के विषय में बताएंगे, स्टूडेंट्स, इनकी बुक्स आदि के बारे में। आपने अपने जीवन में 12 बुक्स ऑथर की हैं, लिखी हैं, और 5 रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्रिय बुक आपकी कौन सी है 12 में से, तो सबसे पहला नाम किसका आएगा आपके दिमाग में? फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और 1903 जब रन शुरू हुए, मेरे टाइम में तो उसकी जिक्र भी नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये था कि इट वॉज एन एमलगेमेशन ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, होम साइंस, नर्सिंग साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस। ये 8 ब्रांचेस का संगम था। मतलब एक बायोकेमिस्ट्री की बुक में ये सारी डिफरेंट फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी, जूलॉजी, सारा होता। अच्छा। तो क्या हुआ, इंडिया में कोई किताब नहीं थी, और हमारी यूनिवर्सिटी ने, मेरठ यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये कोर्स लागू किया। तो वी वर शॉर्ट ऑफ बुक्स, कोई किताब था नहीं, और मैं भी उस कमेटी में था जिसने ये हुआ कि बायोकेमिस्ट्री ऐड होनी है। आई फेल्ट ए बिट नर्वस कि बुक कोई है नहीं। हमने बच्चों को दिया है कि बायोकेमिस्ट्री एक मतलब पेपर होता था बॉटनी और जूलॉजी में, दोनों जगह पेपर होता था बॉटनी का, और तो बायोकेमिस्ट्री होती थी। तो अब क्या करें, तो हमने क्या किया कि जो लेक्चर लिए थे वहाँ उसकी बुकलेट बना दी थी, 100-150 पन्ने की बुकलेट, कि भाई ये पढ़ो और इनसे मतलब तुम्हारी नैया पार हो जाएगी नैया। लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। तो दैट वेरी फैक्ट गिव मी द इम्पेटस टू राइट द बुक। क्योंकि मैं देखा बल्कि पेंसिल तो ठीक है मगर कम चल गया। वो जो 100-150 पेज की किताब यूनिवर्सिटी छाप दी, और हम लोगों ने मतलब भेज दिया है हर जगह कॉलेज में, और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगा ये कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने किताब लिखना शुरू किया। अच्छा। और मेरा उसमें ज़्यादा रोल था इन इंट्रोड्यूसिंग बायोकेमिस्ट्री टू बॉटनी जूलॉजी। तो ये किस सन की बात है लगभग जब आपने ये बुक लिखी? मैंने 65 ज्वाइन किया था, और 68 में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अच्छा।
68 वाले सेशन में। तो 2 साल तो ऐसे कट गए उस किताब के ज़रिए जो यूनिवर्सिटी छपाई थी। हम लोग के लेक्चर थे वो, तो मैं CMO था, तो क्या हुआ आई वो तो कन्वीनर। अच्छा, कन्वीनर वो हो गया। फिर वो लगा मैंने कभी गलती कर दी, मैं किताब लिखनी चाहिए। तो दिस वेरी फैक्ट गिव मी द इंपैक्ट टू राइट बुक। तो फिर क्या वो लिखने बड़ी परेशानी, क्योंकि कहीं कोई बुक थी नहीं। तो कोर्स हमने फ्रेम किया था, कोर्स के साथ कभी केमिस्ट्री किताब कंसल्ट कर रहे हैं, कभी फेस की कंसल्ट कर रहे हैं, इस तरह करके लिख दिया। वो बुक 308 पेज की थी। 308 पेज की किताब थी। वो 1972 में आई थी और फिर रिवीजन होता गया। अब वो 7 रिवीजन हो चुके हैं। तो जो 308 पेज की किताब थी वो 1537 पेज की। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की बुक इंडिया में पहली बार सिर्फ आपने लिखी। हाँ, और मतलब ये क्रेडिट आपको ही जाता है बायोकेमिस्ट्री। हाँ, और जब एस चांद की बात हुई मेरी, एस चांद तो पब्लिशर है। हाँ, तो बोले कि मैंने कहा बाबूजी, मैंने कहा हमसे बड़े थे, तो मैंने कहा बाबूजी, मैंने कहा आप ऐसा करिए मल्टी कलर वो मशीन ले लीजिए। मैं सजेस्ट किया। मैंने कहा अमेरिका की मशीन है, जर्मनी की साउथ कोड की, अमेरिका की मस्टरकोड की। तो मैंने कहा अमेरिका वाली मतलब जर्मनी के लिए वो मशीन मंगा ली और मुझसे कहा गया पहली किताब मैं आपकी छापूँगा मल्टी कलर। तो वो 12 किताब छापी थी, 12 का एक वो रखा हुआ, मैं तो पैम्फलेट अभी रखा हुआ, 12 किताब का पैम्फलेट। तो मेरी किताब छापी और किताब छापी, तो इंडिया की पहली हो गई। मतलब इंडिया की पहली बुक बायोकेमिस्ट्री पे और पहली ही मल्टी कलर बुक। इससे पहले मल्टी कलर बुक भी नहीं छपी? नहीं, कोई नहीं थी। ये तो बहुत ही आपके लिए इसको और क्या बहुत अचीवमेंट है बड़ा। ये तो वो 10 किताब एक साथ एक ऊपर स्टिक रखी, वो फोटो खींचा है। तो बाई चांस की बात है मेरी किताब सबसे ऊपर है उसमें। मैं उस कमरे में है वो छाप दी। फिर क्या हुआ, जब इतने साल हो गए और बायोकेमिस्ट्री का मैं 70 से लग गया। अच्छा, तो लिखती 300। अब दिक्कत क्या थी, कोई किताब थी नहीं। तो सारा आपको अपने में तैयार करना पड़ा। जब किताब छप गई उसका फिर लोगों के आने वाली एडवाइस वगैरह अच्छी लगी किताब से। जो कुछ फिर क्या हुआ, एन कई बाई द रेस्पॉन्स। मैंने किताब फिर 400 पेज की, फिर 500 पेज की, फिर 600 पेज की। जब 600 की कर दी तो मेरे कोली बोले डॉक्टर साहब अब तो ये BSc मिल रही तो रही नहीं किताब, अब आप BSc के और लिख दिए। अच्छा, तो मैंने फिर एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री करके BSc के लिए लिखी। अच्छा, जो पहली बुक लिखी थी वो ग्रेजुएशन लेवल से भी ऊपर पहुंच चुकी? हाँ, ऊपर पहुंच गया और 1547 पेज की आज की तारीख में। ओहो, 1547 पेज की बुक है आज की? हाँ, आज की तारीख में। और 2 घंटा डायग्राम है। अच्छा, और कुछ मेरे बने, कुछ आर्टिस्ट पे बने, आर्टिस्ट भी बनाता है। अच्छा। तो जब मैंने देखा, मैंने किताब 6 से ऊपर पहुंच गई, तब मैंने एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री लिख दी। अब वो भी 6 से 8 पेज की है। मतलब जो पहला एडिशन था वो कितने 600 पेज का था? हाँ, और अब जो लेटेस्ट एडिशन है वो 1550 के आसपास। 1547 पेज का। तो अब तो जैसे शिक्षण से आप जुड़े हैं, तो आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, और जो आपके समय था लगभग 30 साल पहले या 35 साल पहले, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों सिस्टम्स में? हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या थोड़ा हमें इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है?
ये मेरे टाइम की बात तो 50 to 60 ईयर्स बैक है, अच्छा। क्योंकि मैं तो 1960 में रिसर्च शुरू कर दी थी मैंने। अच्छा। हाँ, तो वो तो मतलब पुरानी बात हो गई। तो मतलब ये बुक जैसे आपने जब लिखी थी तो पहली बार लिखने में लगभग कितना समय लगा होगा बुक को लिखने में? 9 साल लगा। 9 साल? 9 साल लगा, और तो जाके 308 पेज की किताब है। 9 साल में आपने 308 पेज की, लेकिन एक क्रेडिट ये है कि इंडिया की फर्स्ट बुक बायोकेमिस्ट्री पे आपको इसका क्रेडिट जाता है। और वर्ल्ड की छठी है। वर्ल्ड की छठी? अच्छा। 3 अमेरिका में छपी है, 2 लंदन में, और कहीं थी नहीं। अच्छा। अब देखिए किताब लिखने में क्या होगा, आप MSc पास है, आप किताब खोल के बैठ जाइए तो कुछ एक किसी के दूसरे लेवल। हाँ, मतलब ओरिजिनल क्रिएट करना ज़्यादा टफ होता है। बहुत आजकल तो जैसे इधर से कॉपी पेस्ट का जमाना है, वो आपके समय तो था भी नहीं। और मुझे सब कुछ ओरिजिनली लिखना पड़ता था। हाँ, और अगर था भी तो मुझे उससे मतलब भी नहीं था।